हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एबीएन ऑनलाइन क्लास। तो स्टूडेंट्स, हमने अपना जो लेसन स्टार्ट किया था, लेसन नंबर 9, जिसका नाम है लाइट। और इसके अंदर हमने बेसिकली उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए थे कि लाइट के बारे में, ठीक है, उसकी जनरल प्रॉपर्टी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। और उसमें हमने एक टॉपिक भी देखा था, वो था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कि रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन, उसके टाइप्स, रेगुलर, इरेगुलर और उसके लॉ। फिर उसके बाद में देखिए रिफ्लेक्शन, लाइट का रिफ्लेक्शन एक प्लेन जगह से होता है, ठीक है, एक प्लेन सरफेस से होता है। इस प्लेन सरफेस को हम मिरर भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो मिरर भी आप कह सकते हो। और फिर मैंने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बताया था कि जैसे कि प्लेन मिरर के ऊपर जैसे ही लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो दूसरी साइड में अपोजिट साइड में चली जाती है। तो अब अपन बात करते हैं मिरर की। तो स्टूडेंट्स देखिए, मिरर मिरर बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वेरी गुड। कौन सा है? प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, हाँ ध्रुवी, हेलो हेलो, सर हाँ आवाज आ रही ये है? आवाज सर आ आ रही रही है है? आवाज। ठीक, देखो, प्लेन और स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर जो है, प्लेन मिरर क्या होता है? जिसकी रिफ्लेक्टिंग साइड क्या होती है? कैसी होती है? प्लेन होती है। जिसकी रिफ्लेक्टिंग साइड क्या होती है? प्लेन होती है, उसे हम प्लेन मिरर कहते हैं। और स्फेरिकल मिरर क्या होता है? जिसकी रिफ्लेक्टिव साइड क्या होती है? कर्व के रूप में होती है, उसे हम क्या कहते हैं? स्फेरिकल मिरर कहते हैं। तो स्फेरिकल मिरर बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ठीक है। कॉनकेव, कॉनकेव मिरर क्या होते हैं? जिसकी रिफ्लेक्टिव साइड बाहर की तरफ निकली हुई रहती है, ये अंदर की तरफ होती है, ठीक है। किधर होती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर की साइड में होती है, उसे हम क्या कहते हैं? कॉनकेव मिरर कहते हैं। इस तरीके का होता है ना कॉनकेव मिरर, ठीक है। इसी ऐसा होता है कॉनकेव मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? जिसकी रिफ्लेक्टिव साइड बाहर की तरफ होती है, ठीक है, आउटसाइड में होती है, कर्व के रूप में, उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं, ठीक है। और ये क्या बनाया मैंने? इस तरीके से रेड लाइन स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं पॉलिश। अब देखिए कि कोई भी मिरर है, मिरर एक ग्लास पार्ट होता है, एक ग्लास का टुकड़ा होता है, ठीक है, कोई भी कांच का टुकड़ा, जिसकी पीछे की साइड, कोई भी बैक साइड, एक साइड ले लो, बैक साइड को हम क्या करते हैं? पॉलिश कर देते हैं, निकल से या सिल्वर से, उसको क्या कर देंगे? पॉलिश। तो पॉलिश करने से क्या होगा कि जैसे कि ये कांच है, तो उस कांच पर अगर सनलाइट गिरेगी तो क्या होगा? क्या होगा? उसके अंदर से निकल जाएगी, ठीक है, पास थ्रू द ग्लास, ग्लास के अंदर से निकल जाएगी। लेकिन जब उसकी एक साइड को हम क्या कर देंगे? पॉलिश कर देंगे, तो क्या लाइट निकल जाएगी? नहीं, उसके टकरा करके रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और इस तरीके से एक इमेज बनती है, और उसे ही हम क्या कहते हैं? मिरर कहते हैं। तो मिरर के टाइप्स हो गए, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। तो अब अपन सबसे पहले देखते हैं प्लेन मिरर। अब मिरर से पहले अपन क्या देखते हैं? इमेज, कि मिरर का यूज किस लिए किया जाता है? फॉर्मेशन ऑफ इमेज, इमेज बनाने के लिए मिरर का बेसिकली यूज किया जाता है। नोट्स जो मैंने आप लोगों को दिए उसमें आपके जो इन चीजों के बारे में डिटेल से लिखाया हुआ है। जैसे इमेज दो टाइप की होती है, कौन कौन सी होती है? रियल और वर्चुअल, ठीक है। तो इसका यूज बेसिकली इमेज फॉर्मेशन के लिए किया जाता है। इमेज दो टाइप की होती है, एक होती है रियल इमेज और दूसरी होती है वर्चुअल। तो मैं इन्हें मिटा करके वैसे लिख देता हूँ, ठीक है, इसको लिख लिया। अब देखिए इमेज के लिए, हाँ, अब अपन बात करते हैं इमेज। इमेज, इमेज जो बनती है अपने मिरर के अंदर, वो दो टाइप की बनती है। एक बनती है रियल इमेज और दूसरी वर्चुअल इमेज, ठीक है। पहली बनती है रियल इमेज और
और दूसरी बनती है वर्चुअल इमेज। अब देखिए रियल क्या होती है और वर्चुअल क्या होती है, इसके बारे में अपन डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले है कि रियल इमेज जो बनती है और वर्चुअल। रियल कब बनती है कि इमेज एक्चुअल में बनती कब है? इमेज बनती है कि जब कोई दो रेज, देखो एक इंसिडेंट होता है और एक रिफ्लेक्टेड। तो रिफ्लेक्टेड रेज, इंसिडेंट रे की बात नहीं कर रहा हूँ, रिफ्लेक्टेड रेज, जब रिफ्लेक्टेड रेज आपस में जिस पॉइंट के ऊपर मिलती है, जिस पॉइंट पर वो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है ना, उसी वही क्या बनती है, हमारी इमेज बनती है। ऐसे समझ लो, जिस पॉइंट के ऊपर मिलती है या मिलती हुई इमेजिन होती है, लगती है, वहां पर हमारी इमेज बनेगी। तो देखिए रियल इमेज यानी कि जब कोई रिफ्लेक्टेड रेज रियल में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, रियल में करती है, तो वो क्या बनती है, रियल इमेज बनती है। और वर्चुअल इमेज जब कोई रिफ्लेक्टेड जो सरफेस रिफ्लेक्टेड रेज होती है वो इमेजिनरी आपस में रियल में मिलती नहीं है। रियल में तो वो चली जाती है, कोई किधर चली जाती है कोई किधर, लेकिन हमें मिलती हुई लगती है। जैसे आप ऐसे देखो, हॉरिजेंटली देखो, कभी हॉरिजेंटल क्या होता है, वह जगह जहां पर आसमान और धरती मिले हुए लगते हैं। कभी ऐसी जगह देखी होगी आपने, दूर अपन देखते हैं कोई मैदान में, दूर अपने को क्या लगता है, क्या लगता है, आसमान और धरती एक दूसरे से मिले हो, तो क्या मिल गए क्या? बस मिलते नहीं है। आप जाए जाओ चाहे धरती का चक्कर काट लो, लेकिन ऐसी कोई जगह नहीं मिलेगी जहां पर आसमान और धरती मिले, लेकिन लगते हैं, वो इमेजिनरी हो गया। ठीक है ना? ऐसे ही वो जो दो रे है वो आपस में इंटरसेक्ट होती हुई लगती है और वहां पर एक इमेज बनती है, उसे हम क्या कहते हैं, वर्चुअल कहते हैं। कौन सी इमेज कहते हैं? वर्चुअल इमेज कहते हैं। अब रियल इमेज, हाँ, मान के चलो कैसी होती है, इन्वर्टेड। कैसी होती है? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टी। रियल इमेज जो होती है वो कैसी होती है? इन्वर्टेड होती है, उल्टी बनेगी हमेशा। और वर्चुअल इमेज कैसी होती है? इरेक्ट होती है। वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट यानी सीधी बनती है। ठीक है? फिर उसके बाद में बस ये दो ही है स्पेशली। अगर मिरर की बात करें तो रियल इमेज कौन बनाता है? कॉनकेव मिरर। और वर्चुअल कौन बनाता है? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, और प्लेन मिरर। तो ये तो हमने एक इमेज के बारे में हो गई जनरली बातें। ठीक है, अब देखिए, अब ये इमेज एक बार तो शायद आपकी समझ में नहीं आई होगी, लेकिन अब जैसे जैसे हम टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, साइंस में ये चीज होती है, कई लेसन ऐसे होते हैं शुरुआत में हमें नहीं समझ में आते, लेकिन जैसे ही हम उसके एडवांस को पढ़ लेते हैं ना, पीछे वाले अपने आप ही समझ में आने लग जाते हैं। ये भी कुछ ऐसा ही है लेसन। अब आगे देखो, और कुछ तो चाहिए, वो बताओ इमेज के बारे में जरूर आपको अच्छी तरह आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। देखो, अब अपन बात करते हैं सबसे पहले प्लेन मिरर की। तो प्लेन मिरर क्या होता है? सबसे पहले देखिए, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर वो होता है जिसकी रिफ्लेक्टिंग साइड कैसी हो? प्लेन हो। जिसकी रिफ्लेक्टिंग साइड क्या हो? प्लेन हो, उसे हम क्या कहते हैं? प्लेन मिरर कहते हैं। तो देखो ऐसा होता है प्लेन मिरर, तो रिफ्लेक्टिंग साइड क्या होती है उसकी? प्लेन ही दिख रही है। अब ये क्या प्लेन मिरर है? क्या है ये? केवल एक ग्लास या प्लास्टिक का टुकड़ा। भाई मिरर प्लास्टिक भी हो सकता है, ठीक है ना? एकदम कांच का सा नहीं आता है प्लास्टिक, वो भी मिरर हो सकता है। और आते हैं कई मिरर, प्लास्टिक के भी मिरर आते हैं, ठीक है ना? तो अगर हम इसकी पीछे की बैक साइड को क्या कर देंगे? पॉलिश कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा? प्लेन मिरर हो गया। अब देखो, ये हो गया ना प्लेन, और ये रिफ्लेक्टिंग साइड की रेज यहाँ से टकरा करके यहाँ आएगी। अब देखो प्लेन मिरर के अंदर जो इमेज, देखिए मैं आप लोगों के जो टेस्ट वगैरह लेता हूँ उसमें आप लोग सीधे लिखते हैं, जो सीधा नहीं चलेगा स्टूडेंट, पूरा लिखना पड़ेगा। पहला, इमेज कैसी बनती है? कैसी बनती है? वर्चुअल। इमेज की क्वालिटी कैसी बनती है? वर्चुअल। आपको लिखना दिख रहा है, द इमेज इज फाउंड इन प्लेन मिरर इज वर्चुअल, फिर अंडरलाइन कर देना वर्चुअल के नीचे, ठीक है? अब दूसरा पॉइंट, अगर वर्चुअल है तो कैसी होगी? इरेक्ट, ठीक है? इरेक्ट होगी, सीधी होगी, सीधी सी बात है। आ गया समझ में?
आपने प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हो, तो प्लेन मिरर के सामने जब खड़े होते हो तो आप खुद देखो कैसे दिखते हो आप। भाई सीधे दिखते हो, तो सीधा दिखते हो तो सीधी सी बात वर्चुअल है, सीधी सी बात क्या वर्चुअल है। तीसरा सी साइज। तो देखो एक है ऑब्जेक्ट और एक है इमेज। हम ऑब्जेक्ट हुए और दर्पण के पीछे जो बन रहा है वो क्या है, इमेज। तो साइज कैसी है इमेज की, इक्वल। किसके इक्वल, ऑब्जेक्ट के, इक्वल टू ऑब्जेक्ट, इक्वल टू ऑब्जेक्ट। तो इमेज की जो साइज है वो ऑब्जेक्ट की साइज के इक्वल होती है। क्लियर। फिर अब इक्वल का मतलब उसके पास खड़े होंगे तब है, अगर आप दूर खड़े होगे तो साइज स्मॉल ही दिखेगी आपको। लेकिन और मिरर के, अब इतना सा मिरर तो लेना मत, बड़े वाला था ड्रेसिंग वाला, उसके सामने खड़े हो आपकी साइज इक्वल रहेगी। फिर उसके बाद में सी डी, डी पर क्या आता है, डिस्टेंस। वेरी गुड, डिस्टेंस। किससे डिस्टेंस, मिरर से डिस्टेंस। किसकी डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की, इमेज की डिस्टेंस। ठीक है, किसकी डिस्टेंस, इमेज की। किससे, मिरर से। क्या होती है, किसके इक्वल, ऑब्जेक्ट के। तो जितनी दूरी पर हम मिरर के रहेंगे उतनी दूरी पर क्या बनेगी पीछे, इमेज बनेगी। तो डिस्टेंस भी क्या होती है, इक्वल होती है। क्लियर। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, लास्ट पॉइंट है ई। जो पॉइंट है वो है लेटरल, लेटरल इन्वर्जन। कि हमारी जो इमेज है वो लेटरल इन्वर्जन दिखाती है। तो लेटरल इन्वर्जन का मतलब है ये सेम हमारे जैसी रहेगी, कलर वगैरह सब हमारे जैसा ही रहेगा। लेकिन लेटरल इन्वर्जन का मतलब ये होता है कि हम अपना राइट हैंड शेक करेंगे तो वो इमेज कौन सा करेगी, लेफ्ट हैंड शेक करेगी। और हम अपना लेफ्ट हैंड शेक करेंगे तो वो अपना राइट हैंड शेक करेगी। इसे हम कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। यदि अगर ऐसा पॉइंट में भी पूछ लेना, कई बार एक नंबर का पूछ लेते हैं, तो ये डायग्राम जरूर बनाना है उसमें लेटरल इन्वर्जन में। यदि आप कांच के सामने चाहो तो दर्पण देख सकते हो, कांच के सामने अगर किसी कागज पर पी लिखोगे तो उसमें क्या रहेगा, क्यू। उसमें क्या दिखेगा, क्यू। अगर उसमें एस ऐसा लिखोगे तो उसमें उल्टा एस दिखेगा, तो आप तो पी वाला ही दिखाते ना। पी लिखोगे तो उसमें क्या लिखेगा, क्यू दिखेगा। क्लियर। तो उसे हम क्या कहते हैं, लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। अब देखो इसमें जो इमेज बन रही है वो वर्चुअल कैसी हुई। देखो हम लोग मिरर के सामने खड़े हैं, ठीक है ना। हम लोग जनरली किसके सामने खड़े, मिरर के। तो हमारे से रेज निकली, ठीक है, हमारे बॉडी से क्या निकलेगी, रेज। भाई वो रेज हमारी बॉडी में कहां से है, बॉडी ने थोड़ा जनरेट किए, सनलाइट से तो आएगी। भाई सनलाइट हमारे ऊपर पड़ेगी और हमारे पर पड़ने के बाद वो कहां जाएगी, दर्पण पर। तो दर्पण से जाने के बाद में अब दर्पण के अंदर, अंदर तो घुसेगी नहीं, उसके टकरा करके चारों तरफ फैल जाएगी। तो कहीं आपस में मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी। ये दर्पण है, ठीक है। अगर मैं इस दर्पण के सामने खड़ा हूं, मान लो ये दर्पण होता तो मेरी इमेज दिखती है नहीं दिखती आपको, तो मेरे से जो रेस है वो टकरा करके इधर उधर बिखर जाती, कहीं मिलती नहीं। लेकिन अगर मिलती तो कहाँ मिलती, बाहर मिलती। भाई अगर सपोज करो अगर वो आपस में इंटरसेक्ट भी होती तो कहाँ होती, अंदर तो होती नहीं, पीछे होती कहाँ, बाहर ही तो होती। तो मेरी इमेज कहाँ बननी चाहिए, बाहर बननी चाहिए। लेकिन बनती कहाँ है, दर्पण के पीछे बनती है। आई आई क्या बात समझ में, इमेज बन रही है दर्पण के पीछे, और सपोज करो अगर इंटरसेक्ट भी हो रही है तो हो रही कहाँ है, बाहर। तो बाहर तो, लेकिन मेरी इमेज बाहर बन रही है क्या, इसका मतलब रेंज कहीं इंटरसेक्ट नहीं हो रही है, स्कैटर्ड हो रही है। लेकिन मेरी इमेज बन रही कहाँ है, पीछे। इसका मतलब वो जो रेंज है वो मिलती हुई लग रही है, रियल में मिल तो नहीं रही है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है, लग रही है। तो इस तरीके से कौन सी इमेज बनी, वर्चुअल इमेज बनी। और उसी का उदाहरण सबसे बढ़िया क्या है, वर्चुअल इमेज यानी इरेक्ट है, और इरेक्ट है तो वो वर्चुअल ही होगी। अगर उल्टी बनती है तो क्या होती है, वो रियल होती है। तो वो कैसे होगी वो भी मैं आपको भी बताऊंगा। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई, प्लेन मिरर नहीं आई क्या, बोल आगे देखो। तो नेक्स्ट है
अब अपन बात करते हैं स्फेरिकल मिरर की। अब ध्यान से समझना, अब ये चलेगा, इसमें से एक क्वेश्चन पक्का पूछते हैं। तो मिरर दो टाइप के थे, स्फेरिकल मिरर दो टाइप के थे, कौन कौन सा? कॉनकेव और कॉन्वेक्स। हाँ ध्रुवी, समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक, देखो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, जनरली देखो कॉनकेव भी ले लो या कॉन्वेक्स ले लो, इस तरीके का होता है कॉनकेव मिरर। आपने बुक में भी देखा होगा, इस तरीके का होता है ना। यहाँ पर फोकस पॉइंट, यहाँ पर सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऐसा ही होता है। यहाँ पर कॉन बी। कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है? इस तरीके का, हाँ। और जिसके अंदर देखिए यू होती है, जिसके अंदर ये क्या है, फोकस पॉइंट एफ, ये क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, ऐसा ही होता है। और ये क्या होता है, कॉन बी। अब जनरली ये बता देते हैं हाँ ये ऐसे होता है, ऐसे होता है, लेकिन ये आया कहाँ से, ये बना कैसे, इसको स्फेरिकली क्यों कहा? तो अब देखिए बना कैसे, वो भी मैं आपको भी बताता हूँ। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर किसका पार्ट है? स्फेरिकल मिरर का। तो स्फेरिकल का मतलब क्या है? गोलीय। मिरर का मतलब दर्पण, तो हिंदी में समझो गोलीय दर्पण, एक गोल दर्पण। तो इस गोल दर्पण को काट करके ये बना है, ठीक है। तो अब देखो कैसा गोल दर्पण कैसा होता है भाई, गोल, एकदम स्फीयर की तरह होता है ना, ऐसा। और ये भी ऐसा ही होगा या नहीं होगा? अब ध्यान से समझना, हम अब इसमें क्या किया उन्होंने कि इसके इतने इतने पोर्शन को तो काट दिया, इतने पोर्शन को क्या किया उन्होंने, काट दिया, और बाकी को। अब देखो ये गोला है, ये एक स्फीयर है, तो आपको पता है इस स्फीयर का सेंटर पार्ट क्या कहलाता है, सी। इस स्फीयर का सेंटर पार्ट क्या कहलाता है, सी। और इस सी से यहां तक एक लाइन मिलती है, इस लाइन को आप क्या कहोगे, पी। इस लाइन, ठीक है, यहां से लेके इस पॉइंट को क्या कहोगे, पी। सी और पी, पी क्या है, पोल है, और सी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। अब देखो सी और पी के बीच में, एकदम इनके बीचों बीच एक पॉइंट होता है जिसको कहते हैं एफ, फोकस पॉइंट। क्या कहते हैं, एफ, फोकस पॉइंट। अब देखो आपको बताइए क्या है, ये रेडियस है या नहीं है? इसे रेडियस तो कहते होंगे। तो यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस को क्या कहोगे, रेडियस। सी से पी तक की डिस्टेंस को रेडियस, और एफ से लेके पी तक की डिस्टेंस को फोकल लेंथ क्या कहेंगे, फोकल लेंथ। आ गया समझ में? इसी प्रकार से इसमें होता है ये चीज, देखो इसमें भी कैसे होता है। इसमें क्या किया, इतने पार्ट को हमने क्या किया, काट लिया, और इसको क्या किया, पीछे से पॉलिश कर दी, और इसको अंदर की साइड से क्या कर दिया हमने, पॉलिश कर दी। और वही चीज क्या हुआ, ये वेरी गुड, ये वेरी गुड। तो इस तरीके से यह कुछ इस तरीके की, भाई इसको काट दिया ना, तो ये कुछ इस तरीके की डिजाइन बन गई। आइए तो इसे कहते हैं, ठीक है। तो अब देखो इसके नोमेनक्लेचर देख लेते हैं, ठीक है ना। तो देखो क्या क्या है, ये है आर रेडियस, इसको कहते हैं आर रेडियस। इसको फोकल लेंथ एफ, इसको क्या कहोगे, फोकल लेंथ एफ, इसको फोकल लेंथ एफ। इसी प्रकार से इसमें भी यही हो सकता है, ये आर और इसको फोकल लेंथ स्मॉल एफ। क्लियर? हाँ भाई स्टूडेंट्स, जो मैंने ये वीडियो आप लोगों को भेजा है, इसको आप
पॉज करके और फिर आगे उतार लेना। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स की ये शिकायत आ रही है कि जब मैं YouTube पर आपका वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसमें क्वालिटी में फर्क आता है, तो क्वालिटी में फर्क इस वीडियो से नहीं आ रहा है। आप लोग अपना देखो YouTube के ऊपर, अपनी स्क्रीन के ऊपर राइट साइड के अंदर कॉर्नर के अंदर 3 डॉट्स है, उस 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करके उसमें अपना रिजोल्यूशन चेंज कर सकते हो, अपना रिजोल्यूशन बढ़ा देना। शायद हो सकता है 180 होगा आपका रिजोल्यूशन, तो उसको 480 कर दो। अगर 480 नहीं है तो 350 कर दो, एकदम नीट एंड क्लीन दिखेगा बोर्ड आपको। ठीक है, तो अपना रिजोल्यूशन YouTube का हाई कर देना, तो ये बोर्ड पे जितने भी आपको लिखे हुए अक्षर वो एकदम बारीकी से और नीट एंड क्लीन दिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखिए आगे की जो डायग्राम है इसको पॉज करके आप अपनी कॉपी में नोटबुक में नोट कर लेना। अब आगे हम इन पॉइंट के ऊपर डिस्कस करते हैं। देखिए अब इनके अपन नोमेनक्लेचर देखते हैं स्टूडेंट्स। देखो सबसे पहले चलिए सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और स्टूडेंट्स इसको ऐसे भी मतलब कई बार क्वेश्चन बड़ा भी पूछ लेते हैं। डिफाइन द फॉलोइंग थिंग्स, 4 क्वेश्चन दे दिए एक एक नंबर के। सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, फोकल लेंथ, फोकस पॉइंट। ठीक है, तो इन चीजों को भी आप, इन सब की डेफिनेशन आपको याद करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज डिनोटेड बाय सी। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज डिनोटेड बाय सी। सेंटर point, center of curvature is a center point of any spherical mirror. It is a center point of any spherical mirror. Clear? उसे हम क्या कहते हैं? Center of curvature कहते हैं, and it is denoted by C. Next, second, pole denoted by P. किसी में दूसरे से भी होगा, O से भी होगा किसी के बुक में, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, ये तो एक वेरिएबल क्वांटिटीज है, किसी से भी कर सकते हो। पोल को मैंने पी से कर दिया, मेरी मर्जी। ठीक है, आप ओ से कर दो, आपकी मर्जी। ठीक है, तो हाँ भाई पी मैंने अपने सरनेम से किया। तो देखो पोल, पोल की डेफिनेशन क्या होगी कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से इमेजिनरी रेंज आती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो इमेजिनरी रेंज रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर जहां पर मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। क्लियर? ए इमेजिनरी लाइन व्हिच इज goes through center of curvature, through center of curvature to reflecting side on the midpoint of reflecting side of spherical mirror. It's called pole. P, it is denoted by P. यह इसका क्या होता है? सेंटर पॉइंट होता है, लेकिन ऐसा दिखता नहीं है। होता तो है लेकिन दिखता नहीं है। ठीक है ना, तो इसे हम क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। कोई दिक्कत? फिर उसके बाद में थर्ड पर क्या आएगा? फोकस पॉइंट। फोकस पॉइंट डिनोटेड बाय कौन सा? कैपिटल है। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल है। फोकस पॉइंट, फोकस पॉइंट देखिए वो जगह होती है जहां पर पैरेलल लाइन आपस में इंटरसेक्ट होकर, पैरेलल लाइन जो आती है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद में जहां पर आपस में मिलती है ना, अब आगे ये आएगा, ये अपने आप ही हो जाएगी आपको याद। ठीक है ना, अब ये डायग्राम बनेंगे आगे। तो देखिए कि जब पैरेलल लाइंस आपस के अंदर मिलती है जिस पॉइंट के ऊपर, उसे हम क्या कहते हैं? फोकस पॉइंट। फोकस पॉइंट इज ए पॉइंट वेयर द पैरेलल रिफ्लेक्टेड लाइन, पैरेलल रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट टू ईच अदर। दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस पॉइंट। क्लियर? तो इसे हम क्या कहते हैं? फोकस पॉइंट कहते हैं। फिर उसके बाद में फोकस पॉइंट एफ इज इक्वल टू क्या होगा? चलो छोड़ो उसको। 4 पर क्या है? रेडियस। रेडियस इज डिनोटेड बाय आर।
कैपिटल आर इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। दिख रहा है क्या कहीं? ये बोलो। It refer to the radius of spherical mirror. It refer to the radius of spherical mirror. It is distance between center of curvature to pole. Center of curvature to pole. It's called radius. Clear? And denoted by capital R. 5. Focal length. Focal length denoted by small l. बोलो क्या? वेरी गुड, ठीक है, बना सकते हो खुद भी। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल l, ठीक है। इट इज डिस्टेंस बिटवीन फोकल पॉइंट टू पोल, ठीक है। इट इज डिस्टेंस बिटवीन फोकल पॉइंट टू पोल, इट्स कॉल्ड फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला याद रखना, ये एग्जाम में पूछते हैं। तो आपको पता है r का आधा है, इसका तो एक है दूरी, तो क्या हो जाएगी f इज इक्वल टू r अपॉन 2 और r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2f। r इज इक्वल टू हो गया ना, ये से गुणा हो जाएगा r इज इक्वल टू 2f या f इज इक्वल टू r अपॉन 2। कई बार क्या होता है कि न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन देते हैं ना, उसमें आपको मान के चलना न्यूमेरिकल क्वेश्चन में f की वैल्यू या तो f पूछेंगे f की वैल्यू देंगे, लेकिन कई बार वो क्वेश्चन को थोड़ा सा क्रिटिकल करने के लिए वो देखते हैं कि स्टूडेंट क्या रियल में साइंस पढ़ रहे हैं क्या, तो वो उसको थोड़ा सा चेंज कर देता है कि स्टूडेंट की तैयारी अच्छी है, लेकिन चेंज क्या कर देता है f की जगह r दे देता है और r कहीं काम नहीं आता। अब पूछ लेता है वो आगे v पूछ लेता है, u पूछ लेता है, आगे आएगा, ठीक है। तो गड़बड़ हो जाती है, और कैसे हुआ, लेकिन कुछ नहीं है। आर दिया तो 2 का भाग दे दो, आर दिया है तो क्या दे दो 2 का भाग दे दो, एफ आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें एफ चाहिए। तो ये हो गया फोकल लेंथ। क्लियर? फिर उसके बाद में नेक्स्ट है 6 पर क्या आती है अपार्चर। अपार्चर, अब देखो ये है अपार्चर, किसी से डिनोट कर दो, ये जिसे एम डेस, ये एम डेस, ये तो ये तो है अपार्चर। तो स्फेरिकल मिरर का डायमीटर, इसका क्या कहलाता है, डायमीटर क्या कहलाता है, अपार्चर कहलाता है, ठीक है। तो डायमीटर ऑफ स्फेरिकल मिरर, द डायमीटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड अपार्चर। क्लियर? एंड इट इज डिनोटेड बाय, अरे बोलो, हाँ, इट इज डिनोटेड बाय एम डेस, ठीक है। एम डेस नहीं है क्या, ये किसके द्वारा डिनोट किया जाता है, एम डेस के द्वारा ये डिनोट किया जाता है। अब देखो ये हो गया लाइट के बारे में और एक मिरर के बारे में जनरल चीजें। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलो। हाँ भाई ध्रुवी, हेलो। यस यस सर। हाँ समझ में आ गया? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा एक चीज बताओ, यहाँ पर जो मैंने ये लिखे है ना, इधर देखो ये आर एफ, हेलो। यस सर। हाँ तो ये मैंने कलर चौक से लिखे हैं, तो इसमें ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा है, कलर दिख रहा है? सर वहां से एकदम क्लियर नहीं दिख रहा। अच्छा थोड़ा समझ में तो आ रहा है ना? हाँ पहले क्लियर दिख रहा था लेकिन अब थोड़ा ब्लर हो गया। अब अभी भी नहीं है क्लियर। एक मिनट रुकना। हाँ अब, हाँ अब क्लियर है। हाँ तो स्टूडेंट्स जो मैंने आपको जूम करके दिखाया है, बड़ा करके दिखाया है, ये जो दोनों डायग्राम है, यहाँ पर वीडियो को आप पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और फिर
इसके बाद में आगे आप इसको कॉपी में लिख सकते हो, ये आर रेडियस है, स्मॉल एफ फोकल लेंथ है, ये आर रेडियस है, स्मॉल एफ फोकल लेंथ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको आप जूम करके और आपको दिखा दिया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना या वीडियो को पॉज करके अपनी कॉपी में उतार लेना। फिर आगे देखिए, अब नेक्स्ट पॉइंट है अपना रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन के रूल्स क्या है वो देखिए। अच्छा, प्रिंसिपल एक्सिस और रह रहा है पॉइंट, चलिए बता देता हूँ। प्रिंसिपल एक्सिस बिल्कुल है इंपॉर्टेंट, वो कहीं पर नहीं रहता ध्यान पे। अब देखो नेक्स्ट है, 5 हो गए ना पॉइंट, 6 हो गए, 7 पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल, वो प्रिंसिपल PAL है, ये PLE है, प्रिंसिपल एक्सिस PLE है। अच्छा, वो PAL वाला है क्या? चलो ठीक है, PLE मतलब सिद्धांत होता है, ठीक है। यहाँ पर ये इसका मतलब मुख्य है, इसका मतलब होता है मुख्य। तो देखो प्रिंसिपल एक्सिस ये होता है, इसे कहते हैं, ये जो लाइन दिख रही है ना, इस लाइन को आप क्या, इसको हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। तो अब देखो प्रिंसिपल एक्सिस क्या कहेंगे, इट इज ए इमेजिनरी लाइन, इट इज ए इमेजिनरी लाइन विच जॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर टू पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर टू पॉइंट। यह एक इमेजिनरी लाइन होती है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को किससे कनेक्ट करती है, पोल से करती है। इसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। क्लियर? तो यहां तक कोई दिक्कत? तो क्या है, एक इमेजिनरी लाइन होती है, ये समझ लेना। कि ऐसा मैं आपको बताऊंगा, अभी कुछ एग्जांपल भी बताऊंगा आपको। कॉनकेव और कॉन्वेक्स आपने नहीं देखा होगा, आपने अपनी रियल इमेज नहीं देखी होगी आज तक, लेकिन हमारे घर में ही है कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। हमने केवल प्लेन मिरर देखा है जिसमें हम अपनी इमेज देखते हैं, लेकिन कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में हमने कभी देखा नहीं है, लेकिन वही हमारे घर में ही पाए जाते हैं। और उसमें आप कॉनकेव में देखोगे तो अपनी रियल इमेज देखोगे, और कॉन्वेक्स के अंदर देखोगे तो अपनी कैसी देखोगे, वर्चुअल इमेज देखोगे। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं आगे का जो पॉइंट है वो देखो। मेरी बात इसका एक शॉर्टकट है जो बेसिक करना है, रूल्स करवा देता हूं। ठीक है, तो अगला पॉइंट लिखो, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हेडिंग डालो, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। ये रूल्स आने जरूरी है, तो रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। तो देखिए रूल्स क्या क्या है। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। तो देखिए रूल्स, पहला रूल्स क्या कहता है, हाँ भाई, पहला रूल्स ये कहता है कि यदि कोई, थोड़ी सी समझने में आपको जोर आएगा, लेकिन ये रूल समझना जरूरी है। 4 रूल है, 2 रूल थोड़े से हार्ड पड़ेंगे, बाकी सिंपल है। पहला रूल ये है कि जब कोई लाइन, ठीक है, जब कोई इंसिडेंट लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, तो वो कहां से जाती है, फोकस पॉइंट से होकर जाती है। रिफ्लेक्ट कहां से होती है, फोकस पॉइंट से रिफ्लेक्ट होती है। तो पहला रूल ये है, आप चाहो तो इसको लिख लेना, हिंदी में लिख लेना, कि जब कोई पैरेलल लाइन, ठीक है, जब कोई पैरेलल लाइन जो है वह कैसे आती है, जब कोई
लाइट रेज, कोई भी रेज है वो कैसे आती है, पैरेलल आती है, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो वो जाती कहां से है, फोकस पॉइंट से होकर के निकलती है। तो वो कहां से होकर के निकल जाएगी, फोकस पॉइंट एफ से होकर के निकलेगी। ये मैंने इसकी स्ट्रक्चर बनाती है। ये देखो, ये जो तीर का निशान है ऐसे आ रही है और इस तरीके से जा रही है, कोई दिक्कत। ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव। अब कॉन्वेक्स का और देख लो, उसमें थोड़ा सा जोर आएगा, देख लो ध्यान से। ये कॉन्वेक्स, ध्यान रखना इसका एक नियम ये भी है कि ऑब्जेक्ट को हमेशा अपनी साइड में रखना है, कभी इधर से लाइन करवा दो, इधर से नहीं होगी, इस साइड से करनी है हमेशा। हाँ, तो अब देखो इंसिडेंट रे को करते हैं अपन, कहां से आ रही है, पैरेलल आ रही है ना, तो ये आ गई पैरेलल और ये चली गई, बस पैरेलल आई क्योंकि अंदर तो जा ही नहीं सकती, पॉलिश की हुई है, चली गई ना। और जो जाने वाली रेज है ना उसको आगे बढ़ा दो, ये जाने वाली रेज है ना, ये देखो ये आगे बढ़ा दो, ये कहां से जाएगी, फोकस पॉइंट, क्योंकि फोकस पॉइंट इसके अंदर होते हैं। तो ये हो गया पहला डायग्राम। पहला रूल लिख भी लो, चाहो तो हिंदी में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, नोट्स में आपको इंग्लिश में लिखाया हुआ है, सो जल्दबाजी में आप चाहो तो हिंदी में भी लिख सकते हो। तो पहला रूल हो गया कि व्हेन इंसिडेंट रेज कम्स पैरेलल, ठीक है, इट गोज फ्रॉम फोकस पॉइंट एफ आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद में कहां से जाता है, फोकस पॉइंट एफ से जाता है। सेकंड रूल देखो, सेकंड इस ऐसा ही है, इसका उल्टा देखो, इधर एक बार ये बात में बना लेना, एक बार देखो सेकंड रूल क्या कहता है कि आती पैरेलल है तो जाती एफ से है, यदि आती एफ से तो जाएगी पैरेलल, उल्टा कर दो। यदि कोई रेज इंसिडेंट हो रही है पैरेलल तो कहां से जाएगी, एफ से, लेकिन अगर ये रेज एफ से इंसिडेंट होती है तो जाएगी कैसे, पैरेलल। ठीक है, देखो रूल के हिसाब से डायग्राम, ये ले लो, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, वेरी गुड। तो ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखो अब क्या किया कि ये है एक रेज है, कैसे आई, फोकस से, कैसे आई, फोकस से आई, तो जाएगी कैसे, पैरेलल। तो देखो ये मैंने तीर का निशान कर दिया ना, इसका मतलब कहां से आई, फोकस को चीरते हुए आई है, तो जाएगी कैसे, पैरेलल चली जाएगी, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। क्लियर। अब यहां जो नियम है बहुत सिंपल है, हाँ, लेकिन अगला देखना कौन सा, कॉन्वेक्स। ठीक है, हे भगवान, कॉन्वेक्स मिरर क्यों बनाया। ठीक है, देखो रियल में बहुत काम का है कॉन्वेक्स मिरर। देखो ये आई फोकस से, है ना, तो ये फोकस पर आई, किसके सीध में आई, एफ के। इसको अगर अपन आगे ऐसे बढ़ाते जाए तो यहाँ पर क्या है, एफ, और यहाँ पर क्या है, सी, यहाँ पर है सी। तो ये जाएगी कैसे, कैसे जाएगी भाई, ये अगर एफ की सिधाई पर आए जाएगी, आएगी ना, तो जाएगी कैसे, क्योंकि इसके टकरा के चली गई, किसकी सिधाई में आई है, एफ। अगर कोई इंसिडेंट है एफ पर आप फोकस करोगे तो वो पैरेलल जाएगी, और पैरेलल फोकस करोगे तो एफ से जाएगी। ये दोनों डायग्राम को ध्यान से समझ लो। कैसे बनाया तूने, देखूंगा बाद में, चेक करके वहां हो गया। थर्ड देखो, बना लिया। अब सिंपल है दोनों,
थर्ड देखो एक बार, थर्ड रूल क्या कहता है, आप इसको अपने हिसाब से शॉर्ट में लिख लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या कहता है कि यदि कोई इंसिडेंट रेज, तीसरा रूल ये कहता है कि यदि कोई इंसिडेंट रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, देखो कैसे आ गई, पैरेलल आ गई, एफ से आ गई, अब कहां से आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो यदि कोई पैरेलल रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो उसी पाथवे पर वापस भी चली जाती है, ठीक है ना। तो उसी पाथवे पर वापस चली जाती है, कैसे, जैसे कि कोई दर्पण है ना, उस पर आप एकदम सीधा फोकस मारो, ऐसे मारोगे तो यूं जाएगी, एकदम सीधा मारोगे तो कहां जाएगी, वापस उसी पाथवे पर जाएगी। और वो जो उसका रिफ्लेक्शन है वो कहां लगेगा, टॉर्च पर ही लगेगा, नहीं कि दीवार पर, फिर वो दीवार पर नहीं लगेगा, कहां लगेगा, टॉर्च पर ही लगेगा, एकदम सीधा पर मारोगे तो। वैसे ही ये है। तो इसके लिए आप डायग्राम ऐसे बना सकते हो, देखो ये लो, ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, आ कैसे रही है, सी से, और टकरा के वापस इसी पाथवे पर चली जाती है, ठीक है, वापस इसी पाथवे पर चली जाएगी। ये हो गया एफ। और आपका जो सबसे फेवरेट डायग्राम है वो देख लो, कॉन्वेक्स का, देखो कहां पर आएगी, सी पर। तो देखो ये क्या है, सी। अब कैसे इसको आगे बढ़ाए, ये रहा सी, इस सी की सिधाई में सेंटर ऑफ कर्वेचर के सीध में ये आया, ये क्या है, एफ। तो इसी पाथवे पर यह लाइन चली जाएगी, आ गया समझ में, इसी पाथवे पर यह रिफ्लेक्ट हो जाएगा। हाँ उतारो इसको साथ साथ। फोर्थ पॉइंट देखो, फोर्थ पॉइंट क्या कहता है वो देखिए। फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि फोर्थ पॉइंट रिफ्लेक्शन को शो करता है कि यदि कोई इंसिडेंट रे, एक बार देख लो, यदि कोई इंसिडेंट रेज पी पर, अब किस किस से हो गया, एफ से हो, पैरेलल हो गया, फिर दूसरा एफ से, तीसरा सी से, चौथा पी से, पी भी तो ले रहा है, यदि कोई इंसिडेंट रे पी पर आती है तो उतने ही एंगल से वापस चली जाती है, क्लियर, उतने एंगल से क्या होगा, वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। देखो कैसे, ये हमने एक कॉन्केव मिरर बनाया, ठीक है, इस कॉन्केव मिरर को जब बनाया तो आगे देखो, जब यह कोई रेज है वह रिफ्लेक्ट होगी, अपन ये रूल सबसे बढ़िया रहेगा, ये रूल काम में लेंगे, अलग अलग बुक में अलग अलग रूल काम में लिए, हम वो रूल काम में लेंगे जो सबसे सिंपल होगा, ठीक है ना, और यही रूल अपन सब में काम में लेंगे, और एक ही रूल काम में लेंगे। आप देखना बुक के अंदर अलग अलग रूल मिलेंगे आपको, ठीक है, लेकिन हम एक ही रूल से, क्यों, क्योंकि चार रूल है, तो चार रूल अगर काम में लोगे ना अलग अलग तो कंफ्यूज हो जाओगे, इससे अच्छा तो हम एक ही रूल ले ले, क्यों, अपने को तो क्या चाहिए, इमेज चाहिए। तो कितने एंगल पर आया, आई, आई पर तो आएगा, इंसिडेंट रे आई तो बनाती है, तो फिर रिफ्लेक्ट किस पर होगा, वेरी गुड, कितने एंगल पर, आर पर रिफ्लेक्ट हो गया, यस ठीक है ना। फिर कौन सा है नेक्स्ट आपका फेवरेट, कॉन्वेक्स, यहाँ पर दिखा दो, ये क्या है, पी, ये पी एफ, और ये सी, और ये पी, यहाँ पर कोड भी दिखाना है,
देखो ये कोई रेज आएगी, ठीक है, कितने डिग्री, आई मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो कितने पर चली जाएगी, और यानी ये और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पर ये वापस चली जाती है। तो इस प्रकार से हम ये जो बता रहे हो ना, ये पीछे बनेगी इमेज, तो पीछे बनेगी, इसमें तो सामने बनती है, इसमें जो इमेज बनती है ना वो पीछे बनती है। और वो इमेज कैसे निकालोगे आप, इसको बढ़ाओ, जो रिफ्लेक्टेड रेज होती है ना, वर्चुअल इमेज में एक ही चीज होती है, जो रिफ्लेक्टेड रेज होती है ना उसको पीछे बढ़ाते रहो और वो अपने आप ही मिल जाएगी। बहुत सिंपल है, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, थोड़ी सी सजगता चाहिए और थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, इसमें पूरे में से पूरे नंबर आते हैं। अब होता क्या है कि कोई क्वेश्चन आया थ्योरेटिकल, मैंने मान लो हार्ट के ऊपर आ गया, कुछ भी आ गया, या फिर बायोडाइवर्सिटी में आ गया, अगले की मर्जी है काट भी ले, सही बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है अगला पूरे में से पूरे दे, काट भी ले, लेकिन इनके डायग्राम तो एक मैथ की तरह ही है कि या तो सही है तो पूरे के पूरे ही आएंगे, अदरवाइज जीरो का, थोड़ी सी गलती हुई जीरो। तो इसमें बस ये चीज ध्यान रखने की, तभी मैं प्रैक्टिस आप लोगों की अच्छी करवाऊंगा। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें छोटी सी मिस्टेक नहीं रहनी चाहिए। अगले सामने वाले एग्जामिनर को हमें इतना सा भी चांस नहीं देना है कि भाई वो हमारे नंबर कहीं काटे, ठीक है ना। तो क्या पाएगा, हाँ इधर ही आएगा, तो सी और एफ तो अंदर ही है, इधर को इनमें नहीं आएगा, इसमें तो ये बाहर है तो, ठीक है, सी और एफ तो इधर आएगा। ये करवाऊंगा अभी, सब करवाऊंगा, बाकी मेरे एक एक चीज दिमाग में है, ठीक है ना, ये बुक है ना, ये दिमाग में एकदम ऐसी कैसी छपी हुई है मेरे, सब चीज कराऊंगा। और जो इस प्रकार के बता रहे हो ना, इसके मैं कोई रूल नहीं कराऊंगा, मात्र एक शॉर्टकट ट्रिक कराऊंगा, सारा याद हो जाएगा एक ही बार में बस। हाँ भाई, तो स्टूडेंट्स ये हो गए अपने रूल्स और इमेज फॉर्मेशन। अब देखिए स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद में है फिर देखिए इसके बाद में जो अपना टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन। अब इमेज फॉर्मेशन वाला जो टॉपिक है उसमें एक टेबल दी हुई है ना, उस टेबल को आप लोगों को स्टूडेंट्स रन करना है। अगर याद हो जाए तो बहुत ही अच्छा, और नहीं हो तो उससे भी अच्छा मैं करवा दूंगा, लेकिन पहले कोशिश करना खुद करने की, ठीक है, उसमें को लर्न करने की खुद कोशिश करना, फिर तरीके से मैं करवा दूंगा, उसमें कोई ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो देखो जैसे कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, पहला, अब देखो इसमें क्या क्या कंडीशन बनती है, 6 कंडीशन बनती है, ठीक है। टेबल में देखो 6 कंडीशन है ना, कि कोई ऑब्जेक्ट को यदि किसी स्फेरिकल मिरर के सामने हम 6 तरीके से रख सकते, 6 पॉइंट पर रख सकते हैं। अब 6 पॉइंट क्या क्या है, कोई भी एक ले लो, एक तो यहां दूर जिसको कहते हैं इन्फिनिटिव, है ना, फिर थोड़ा सा पास ले यहां 2 बियॉन्ड ऑफ सी, यानी बिटवीन इन्फिनिटी और सी, एक ही बात है, इसको आप बियॉन्ड सी भी, अगले ने बियॉन्ड सी दे दिया तो सर ने तो कराया ही नहीं, क्या करें, अरे ऐसा नहीं है, बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी, जिसने जो आपके बुक में दिया है ना, बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी, जिसको आप क्या लिख सकते हो, बियॉन्ड सी। 2 कंडीशन। तीसरी कंडीशन क्या कहती है, ऑन सी, ऑन सी। थर्ड कंडीशन क्या कहती है, बिटवीन सी एंड एफ। फोर्थ कंडीशन क्या कहती है, ऑन एफ। और नेक्स्ट 5 कंडीशन क्या कहती है, बिटवीन एफ एंड पी, और ठीक है, और बस 6 है, 6 कंडीशन। 6 कंडीशन कौन कौन सी हुई, तो 6 कंडीशन हो गई। तो इस 6 कंडीशन के अंदर आप लोगों की इमेज भी अलग अलग बनेगी,
इमेज अलग अलग का मतलब ये नहीं है कि 4 आंखें हो जाएगी या एक में 2 ही आंखें रहेगी। इमेज वैसी साइज अलग अलग होगी, साइज आपकी क्या होगी, अलग अलग। ठीक है, अब सीधी सी बात है, जब इमेज ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्टिव पर रखोगे तो स्मॉल इन साइज, हाईली डिग्रीज, पॉइंट साइज कुछ भी लिख सकते हो भाई, छोटा सा ही बनेगा। फिर उसके बाद बियॉन्ड सी, जैसे ही थोड़ा पास में आओगे तो भाई पहले यहाँ बनेगी, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ऐसे तो बनेगी इमेज। फिर उसके बाद में पास आओगे तो इमेज की साइज थोड़ी सी बड़ी होगी या नहीं होगी। फिर जैसे सी पर आओगे तो इमेज भी यहाँ बनेगी और एकदम इक्वल साइज की बनेगी। फिर इसके बाद में देखो और पास गए तो इमेज इधर खिसकेगी, इमेज और इधर खिसकेगी, क्योंकि आप इधर चलोगे तो इमेज इधर चलेगी, ऐसे समझ लो। तो देखो पहले आप यहाँ थे, इमेज यहाँ बनेगी, फिर आप यहाँ पहुंच के इमेज यहाँ, फिर आप यहाँ पहुंचे इमेज यहाँ। अब दोनों की डिस्टेंस बराबर है तो डिस्टेंस बराबर और साइज भी बराबर। अब आप यहाँ पहुंचोगे तो इमेज यहाँ, अब यहाँ के बाद में इमेज बड़ी होनी शुरू हो जाएगी ऑब्जेक्ट से, फिर यहाँ पहुंचोगे तो इमेज और ज्यादा बड़ी हो जाएगी आगे। और फिर जैसे ही एफ और पी के बीच में पहुंचोगे तो इमेज सीधा दर्पण के पीछे इधर बनेगी, जिसको कहते हैं वर्चुअल इमेज। यहाँ आपकी रियल और वर्चुअल की कंडीशन, आपकी जो पजल्स है, प्रॉब्लम है, वो सोल्व हो जाएगी। फिर आगे देखिए, तो स्टूडेंट्स हमने रूल देख लिए हैं, थोड़ा सा मैंने आप लोगों को ये बता दिया कि टेबल को इस तरीके से लर्न करना है। ठीक है, आज और अपना समय है वो हो चुका है। अब टेबल को मैं कल आप लोगों को समझाऊंगा और उसी के साथ में आप लोगों को इमेज फॉर्मेशन का भी बता दूंगा कि हाँ इमेज फॉर्मेशन कैसे करते हैं। इसी के साथ हम अपनी क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।